हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस अप्रैल 2025 के वीक नंबर 2 करंट अफेयर डिस्कशन में। इस सेशन में मेरा जो वीडियो होगा वो आपका अनअवेलेबल रहेगा क्योंकि मेरा कैमरा थोड़ा सा मैल फंक्शन कर रहा है, उसमें कुछ इश्यू है। तो एक बार उसको थोड़ा सा दिखा के फिर हम अपनी जो लाइव क्लासेस हैं या फिर कैमरा रिलेटेड जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट करूंगा। तो चलिए भाई डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अप्रैल 2025 के सप्ताह नंबर वीक 2 में आप सभी का स्वागत है। इसके अलावा अगर आप में से कोई नया विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है तो हमारे इस एप्लीकेशन ADU24 को डाउनलोड करें। एक बार आप ट्राई जरूर करें। इसमें आप लोगों के किसी भी वनडे एग्जामिनेशंस की जो पूरी तैयारी है वो आपको प्रोवाइड करी जाती है। जैसे कि ये आपको दो कोर्सेज नजर आएंगे। ये आपका कंप्लीट जीएस का कलेक्शन है जिसको आपको इस फॉर्मेट में अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से ये इंग्लिश का कोर्स है और आगे आने वाले समय में आपको मैथ और रीजनिंग के भी ऐसे दो कोर्सेज नजर आएंगे। तो एक वन पॉइंट सॉल्यूशन आप लोगों को ये एप्लीकेशन प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा ये चार कोर्सेज हैं, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस का। अगर आपको पूरा डिस्कशन करना है तो इस ऐप पर जाकर आप ट्राई जरूर करिएगा। हर एग्जाम की टेस्ट सीरीज हो, एसएससी या रेलवे या फिर बाकी के एग्जाम्स और बाकी की भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पर नजर आएंगी। तो चलिए भी पहले सवाल से शुरुआत करेंगे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में 4 दिवसीय इस अभियान का नाम याद रखिएगा, स्कूल चले हम अभियान को शुरू किया है? देखो, राज्य का नाम आप लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन इस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किए गए इस 4 डे स्कूल कैंपेन का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो इनरोलमेंट होता है स्टूडेंट्स का, इनरोलमेंट हो या फिर उनको रिटेंशन करना हो, यानी कि अपने स्कूल के अंदर बरकरार रखना हो, उनको टाइम से जो टेक्स्ट बुक यानी कि किताबें डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है वो सब करना हो, उसको क्या करना है, उसको इम्प्रूव करना है, उसके ऊपर ध्यान देना है। तो ये मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, नाम सभी को पता होगा, मोहन यादव जी। इनके द्वारा इस इंपॉर्टेंट कैंपेन को लॉन्च किया गया। और किसी भी एग्जाम में अगर आप देखेंगे राज्य सरकारों के द्वारा लॉन्च किए जाने वाले जो आपके कैंपेन्स होते हैं उनको पूछ लिया जाता है। तो ये मध्य प्रदेश के अंदर लॉन्च किया गया है। नाम क्या था? स्कूल चले हम कैंपेन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल पूछता है कि INS वी तरंगिणी द्वारा किए गए वैश्विक जल यात्रा अभियान का नाम क्या है? तो देखो, पहली चीज चर्चा में इसलिए है कि जो हमारी इंडियन नेवी का ये एक सेलिंग वेसल है जिसका नाम आपने यहां पर जाना, INSV तरंगिणी। ये फाइनल अपने इस एक्सपीडिशन के जो डेस्टिनेशन था, फाइनल डेस्टिनेशन क्या था? साउथ अफ्रीका का केप टाउन, ये वहां पर पहुंच गया। ये इसका आखिरी अंतरराष्ट्रीय स्टॉप था। और जिस एक्सपीडिशन को ये फॉलो कर रहा था उसका नाम आपको यहाँ पर नजर आएगा, नविका सागर परिक्रमा सेकेंड। तो याद रखिएगा। और INS तरंगिणी की यहाँ पर बात हो रही है तो ये भी अगर आपको याद रह जाए तो इसको 2017 में इंडियन नेवी के द्वारा कमीशन किया गया था। हमारा जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसके तहत इस INS तरंगिणी को हमारे देश के अंदर बनाया गया था। एक इंपॉर्टेंट एडवांस्ड नेविगेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और इमरजेंसी स्टीयरिंग एक्सट्रीम कंडीशन पर आपकी ये INS तरंगिणी आधारित है। तो याद रखेंगे, ये एक अच्छा सवाल है, आप लोगों से आपके अपकमिंग एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि किस देश ने अप्रैल 2025 में स्ट्रेट थंडर 2025 ए नामक एक नए सैन्य अभ्यास को शुरू किया है? तो अलग अलग देशों के द्वारा ये जो मिलिट्री ड्रिल्स होती हैं या फिर जो अभ्यास होते हैं वो पूछ ले जाते हैं। अप्रैल की ये न्यूज है। नाम क्या है इसका? स्ट्रेट थंडर 2025 ए। और जिस देश के द्वारा इसको लॉन्च किया गया वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, तो आपने ताइवान स्ट्रेट देखा होगा। ताइवान स्ट्रेट भी आप लोग पूछेंगे कि सर जी ये स्ट्रेट क्या होता है, जिसको हम हिंदी में जलडमरू मध्य कहते हैं। तो स्ट्रेट एक नैरो वाटर बॉडी होती है जो कि क्या करती है, दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने का काम करती है। तो मैंने आपसे जिस स्टेट के यहाँ पर बात करी है वो है ताइवान स्टेट। और इस ताइवान स्टेट के आप नॉर्दर्न और साउदर्न और मिडिल पार्ट के अंदर इस इंपॉर्टेंट मिलिट्री ड्रिल को होता हुआ देखते हैं आपके
अप्रैल मंथ के अंदर। और जो कंट्री इसमें इन्वॉल्व है भाई, नाम है इसका चाइना। तो इसका नाम भी याद रखिएगा, हो सकता है कल को ये लोकेशन और देश का नाम देकर पूछ लें कि हाल ही में इनके द्वारा एक मिलिट्री ड्रिल कराई गई थी साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी के अंदर, अपना जो एक प्रकार से डोमिनेंस है उसको प्रदर्शित करने के लिए ये चाइना के द्वारा किया गया है, याद रखेंगे इसको। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि विमान वस्तुओं के हितों में संरक्षण विधेयक 2025 किस अंतरराष्ट्रीय समझौते का अनुरूप है। इंपॉर्टेंट है। मैंने पूछा है कि कौन सी इंटरनेशनल एग्रीमेंट इज दी प्रोटेक्शन है इंटरेस्ट ऑफ एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल 2025 जिसके साथ ही अलाइन कर रहा है। चर्चा में क्यों है? तो जो राज्यसभा है ना, राज्यसभा के अंदर इस इंपॉर्टेंट बिल को क्या करा गया, पास करा गया। क्यों करा गया? क्योंकि जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, अंतरराष्ट्रीय समझौते होते हैं, किससे समझौते होते हैं? एविएशन जो लीजिंग होती है उससे संबंधित होते हैं, उसको क्या करा जा सके, इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो एक इंपॉर्टेंट आप लोगों को केप टाउन कन्वेंशन याद रखनी है। इस केप टाउन कन्वेंशन का आयोजन कराया गया था 2001 के अंदर। इसको कहते हैं कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन मोबाइल इक्विपमेंट। इसके प्रोटोकॉल और एयरक्राफ्ट जो इक्विपमेंट है उसके साथ ये जो बिल है वो अलाइन करता है। चर्चा में था, राज्यसभा के अंदर इस बिल को पास कर दिया गया। आपसे पूछ लिया गया कि कौन से कन्वेंशन के साथ ये क्या करता है, अलाइन करता है, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल आप लोगों से पूछता है कि हाल ही में खबरों में रहा NK-33 ओसा AK किस तरह की मिसाइल प्रणाली है। NK-33 ओसा AK किस प्रकार का मिसाइल सिस्टम है। देखो पहली चीज, चर्चा में क्यों है? तो जी देखो, हमारी इंडियन आर्मी के एयर डिफेंसर वॉरियर्स ने क्या किया, जो व्हाइट टाइगर डिवीजन है, व्हाइट टाइगर डिवीजन है, यहां से इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया अपने ऑपरेशन स्किल्स को। ठीक है, ये इनका एक लाइव मिसाइल फायरिंग एक्सरसाइज थी और इस सिस्टम का नाम है 9K-33 ओसा AK। ये एक लो एल्टीट्यूड, हाई मोबाइल और शॉर्ट रेंज प्रैक्टिकल सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, जिसको 1960s के अंदर डेवलप करा गया था सोवियत यूनियन के द्वारा। तो ऐसी इंपॉर्टेंट चर्चाएं भी पूछी जाती हैं। तो शॉर्ट रेंज टैक्टिकल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी करेक्ट रहेगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछते हैं कि वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, यानी कि फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2020 के अंदर 2025 के अंदर कौन सा राज्य ने टॉप किया। भाई देखो, ये जितने भी हमारे देश के अंदर इंडेक्स आती है ना, उन इंडेक्स के डेटा इंपॉर्टेंट होते हैं और उस इंडेक्स को कौन जारी कर रहा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो अलग अलग राज्यों की रैंकिंग आती है वो रैंकिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो पहली चीज आपसे अगर ये पूछेंगे कि किसके द्वारा इसको प्रकाशित किया गया, तो आपको नाम याद रखना है भाई, नीति आयोग। इंडेक्स का नाम क्या है? फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। इसके अंदर क्या होता है ना, जितने भी भारतीय राज्य हैं उनकी फिस्कल हेल्थ को एसेस किया जाता है। फिस्कल हेल्थ यानी कि वित्तीय तौर पर वो राज्य कितना समर्थ है उसको ये एसेस करते हैं। कई सारे राज्यों को इसके अंदर कवर करा जाता है कि भाई ये जो राज्य है वो हमारे देश की जीडीपी के अंदर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, उनके राज्य के अंदर कितना पब्लिक एक्सपेंडिचर है, उनका रेवेन्यू कैसा है, उनकी फिस्कल स्टेबिलिटी कैसी है। तो इस रैंकिंग के अंदर आपको याद रखना है कि उड़ीसा राज्य रहा शीर्ष स्थान पर। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको छत्तीसगढ़ राज्य का नाम याद रखना है। तीसरे पर इन्होंने गोवा को रैंक किया, फिर झारखंड और फिर इन्होंने गुजरात को इसमें रैंक किया। तो अच्छा सवाल है, ऐसी चीजें बनती हैं। तो ये जो इंडेक्स है ना, ये अपना डेटा पता है कहां से यूज करती है? ये सीएजी का जो डेटा आता है उससे अपने डेटा को यूज करती है। जैसे सीएजी ने 2022-23 के अंदर अपनी रिपोर्ट दी थी, उसके डेटा को उन्होंने एसेस किया और उसके बाद इसके ऊपर इस इंडेक्स को जारी किया। चलिए भाई आगे आएंगे। अगला सवाल पूछ रहे हैं, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम अजय स्कीम। अब कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो, एसएससी, सीयूईटी या फिर रेलवे जैसे एग्जाम्स के अलावा किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो, आपको पता है कि हाल फिलहाल में चर्चा में रहने वाली स्कीम्स से संबंधित आप लोगों से सवाल पूछ लिए जाते हैं।
अब नाम क्या है इसका? पीएम अजय। तो पहली चीज तो आप लोगों से ये पूछ लेंगे कि जिसकी फुल फॉर्म बता दीजिए। तो इसका नाम क्या है? अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। मैं यहां पर लिख देता हूं, अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, इसका ये फुल फॉर्म है। तो भाई होता क्या है इस स्कीम के अंदर, इन्होंने जैसे यहाँ पर पूछा है कि इसका प्राथमिक उद्देश्य बताइए, तो इसको पूरी तरीके से ना जो सेंटर है, जो केंद्र है, वो स्पॉन्सर करता है और इसको इम्प्लीमेंट करा जा रहा है 2021-22 से। उद्देश्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसके अंदर ना कई सारे कंपोनेंट है। जैसे कि इसके अंदर एक पहला कंपोनेंट है आदर्श ग्राम का, ग्रांट्स इन एड फॉर डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल प्रोजेक्ट, जिसके अंदर सोशल इकोनॉमिक बेटरमेंट करने की बात करी जा रही है, किसकी? जो एससी कम्युनिटीज है उनकी। तो ऐसे कई सारे इसके अंदर कंपोनेंट है। इसमें इन्होंने आपसे यहाँ पर पूछा कि इसका उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर ये रिड्यूस कर रहे हैं पॉवर्टी अमंग एससी कम्युनिटीज, ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। तो अलग अलग राज्यों से प्लान मांगे जाते हैं। जैसे कि जब इसके प्लान मांगे गए थे तो 25 राज्यों ने अपने प्लान इसके लिए सबमिट करे थे। 2023 के लेकर 26 तक का अपना जो ये पूरा का पूरा ये पैसा रिलीज किया जाएगा उसको लेकर चर्चा में था, याद रखेंगे। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं, ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से जाने वाला एक विशाल एंटी साइक्लोनिक तूफान किस ग्रह से जुड़ा है? देखो ऐसे जरूरी नहीं है कि हमारे देश के अंदर आने वाले जो आपके स्ट्रोम्स हैं उनके ही नाम पूछ ले जाएंगे। जब आप स्पेस से संबंधित किसी टॉपिक को पढ़ते हैं या फिर न्यूज में सुनते हैं तो उसकी चर्चा आते ही आप लोगों के एग्जाम को क्रिएट करने वाले आपके जो एग्जामिनर्स होते हैं वो सवाल बना लेते हैं। तो ये एक एंटी साइक्लोनिक स्टॉर्म है जिसको आप ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में एसोसिएट करते हैं जुपिटर से, बृहस्पति से। तो ये नई ऑब्जर्वेशन सामने आई जहां पर इस अनएक्सपेक्टेड एटमॉस्फेरिक जो एक्टिविटी है उसको एक स्टॉर्म के रूप में, एक तूफान के रूप में देखा गया। तो एंटी साइक्लोन हाई प्रेशर सिस्टम है जो कि लॉन्ग लास्टिंग स्टॉर्म को तैयार करता है। जुपिटर के ऊपर एक्टिविटीज ये इस प्रकार की ऑब्जर्व करी गई थी, तो इसलिए इसको आपका पूछ लिया गया। अब देखो इस सवाल को घुमाकर इनको पूछना है तो पूछ लेंगे कि हाल ही में ऑब्जर्व करे गई एक ग्रेट रेड स्पॉट को आप जुपिटर से एसोसिएट करते हैं, बताइए ये क्या है? तो ये पूछ लेंगे या फिर ऑप्शन में दे देंगे आपको कि ये एक एंटी साइक्लोनिक स्टॉर्म है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल पूछता है कि हाल ही में आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2025 तक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य के अंदर है? यानी कि हाईएस्ट नंबर ऑफ सोलर पावर इंस्टॉलेशंस इन रेलवे स्टेशन ऑन फरवरी 2022। अब ये जो सवाल मैंने आप लोगों से पूछा है इसको देखकर आपसे ये कहना कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, मुझे लगता है कि इस सवाल की बेइज्जती करने जैसा होगा। अब हुआ क्या, आप लोगों को पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा ऐसी जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करी जाती है। तो अभी अप्रैल में, यानी कि 2 अप्रैल को लोकसभा के अंदर जो हमारे रेल मंत्री हैं, नाम सभी को पता होगा, अश्वनी वैष्णव, इनके द्वारा इस डेटा को सामने रखा गया कि जो इंडिया है उसने 25 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को क्या किया है, इंस्टॉल किया है इस 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जिसमें जो हमारा राजस्थान राज्य है इसने सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सोलर पावर प्लांट्स को इंस्टॉल किया है। ठीक है, मतलब ऐसे रेलवे स्टेशन जहां पर इन्होंने सोलर पावर प्लांट्स को स्टेशन किया है, लगभग 275 वो टोटल नंबर है। देश के अंदर तो वो नंबर आपका और भी काफी बड़े उसमें है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ऐसे सवाल बनता है। अगला सवाल है, बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के अंदर लोकेटेड है? तो पहली चीज तो आप मुझसे ये पूछेंगे कि सर जी आप ये बताइए कि ये जो आपका नेशनल पार्क है वो न्यूज में आखिरकार क्यों है? तो ये एक ना रेयर बेंटुरोंग, इसको कैप्चर किया गया कैमरा के अंदर इनके इस वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट के द्वारा, इस आपके नरंगवरी विलेज रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर, जो कि आपको नजर आता है मेघालय में। अब ऐसी कोई भी नए इंपॉर्टेंट स्पीशीज को अगर कहीं पर कैप्चर किया जाए तो यार वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो फॉरेस्ट है ना वो बफर जोन के अंदर आता है, उसके बफर जोन में ये आपका नेशनल पार्क आता है जिसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। नाम क्या है इसका? बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई।
अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, यानी कि विलेज वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री। तो चर्चा में क्यों है? क्योंकि जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव कर दिया। क्या अप्रूव कर दिया? इनके वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का जो दूसरा फेज है उसको इन्होंने अप्रूव कर दिया है, जिसके अंदर 6,839 करोड़ बॉर्डर विलेजेस को ये लोग लगाएंगे। तो 2023 के अंदर इस आपके वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया गया था। अभी इसकी सेकंड फेज का जो टोटल आउटले है उसको अप्रूवल मिल गया यूनियन कैबिनेट का। तो ये चर्चा आपसे पूछ ली, तो कौन इसको भाई इंप्लीमेंट करता है? इसको हमारा गृह मंत्रालय इंप्लीमेंट करता है, जिसके अंदर कई सारे जो ऐसे विलेजेस होते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो आपके गांव होते हैं उनको डेवलप करना। ठीक है। अब इसमें कई सारे अलग अलग राज्यों के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। मुख्यतः इसमें आपको कौन कौन से राज्य नजर आएंगे? अरुणाचल प्रदेश नजर आएगा, हिमाचल प्रदेश नजर आएगा, सिक्किम नजर आ जाएगा, उत्तराखंड, लद्दाख इस कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, जिसमें इनके कई सारे ऐसे विलेजेस को ये डेवलप करता है। तो गृह मंत्रालय इस पर केंद्रित रहता है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं, हर्ड और मैकडोनल्ड द्वीप जो समाचारों में देखे गए, बताइए कि कौन से महासागर के अंदर लोकेटेड है। अब चर्चा में क्यों है? एक बहुत ही फनी इवेंट हुआ। आप लोगों को पता है कि जो यूएस के प्रेसिडेंट है मिस्टर ट्रम्प, इनका दिमाग थोड़ा सा घूम रखा है और ये क्या क्या करे जा रही है, टैरिफ लगाए जा रहे हैं। तो यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट ने एक 10% टैरिफ को क्या किया, इम्पोज किया। किससे? एक आइलैंड से आने वाले सामानों पे। वो कौन सा आइलैंड है? वो है हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड। तो हुआ क्या, इस आइलैंड से आज तक इनके यहाँ पर कोई चीज इंपोर्ट ही नहीं करी जाती, और इन्होंने इसके 10% इस टैरिफ को इंपोर्ट कर दिया, यहाँ पर इनको इसको इम्पोज कर दिया। तो यार ये ना आपको इंडियन ओशियन के अंदर देखने के लिए मिलता है आइलैंड, इसलिए ये चर्चा में था। और ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा पास है, ऑस्ट्रेलिया से लगभग 4100 किलोमीटर की दूरी पर ये आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं, ये तो हिंदी में, मेरे ख्याल से हिंदी में मैंने ये सेम चीज यहाँ पर लिख दी है, तो इस हिंदी को आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर सकते हैं। सवाल को मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। जो आईसीसी है यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उसको एस्टेब्लिश किया गया, बताइए कौन से अंतरराष्ट्रीय एग्रीमेंट के आधार पर। चर्चा में क्यों है? एक डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है 3 अप्रैल। तो हुआ क्या, 3 अप्रैल 2025 को जो प्राइम मिनिस्टर है किसके, हंगरी के, हंगरेरियन प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम अगर याद रख सकें, वो नाम है विक्टर ऑर्बान। तो ये हंगरेरियन प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बान ने अनाउंस किया कि हंगरी जो है ना वो इस आईसी से क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, इससे बाहर निकलेगा। और ऐसा करने वाला ये जो देश है वो क्या बन गया है, फर्स्ट यूरोपियन कंट्री बना है जिसने अपने आप को विड्रॉ कराया है इस आईसीसी से। अब आप लोगों से सवाल इन्होंने पूछा था कि इस इंटरनेशनल क्रिकेट कोर्ट को स्थापित कब किया गया था, तो आप लोगों को याद रखना है कि इसको 2002 के अंदर स्थापित किया गया था, सो दैट के कोई भी अगर ऐसा इंडिविजुअल है जिसने कोई सीरियस ग्लोबल क्राइम किया है, उसको क्या किया जा सके, एग्जीक्यूट किया जा सके। एक परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल है जिसको लाया गया था रोम स्टैट्यूट के आधार पर। ये भाई ये भी मैंने हिंदी यहाँ पर ऐड नहीं हो पाई है, तो इसको भी आप इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि कन्ना डिप्या एक पारंपरिक आदिवासी हस्तशिल्प इस भारतीय राज्य से हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। अभी ये जीआई टैग रिलेटेड आप लोगों से सवाल पूछे जाते हैं। ये केरला से है, एक इंपॉर्टेंट हैंडीक्राफ्ट है, और नाम याद रखिएगा, हो सकता है आपसे इसका नाम ये पूछ ले। तो इसको जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग से इसको दिया गया है। अब इसके अंदर जो यूनिक आइडेंटिटी होती है किसी भी ऐसे प्रोडक्ट की, उसको ये क्या करते हैं, आपका दिखाते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको नाम दिया जाता है। तो अगर अगर मतलब याद रखें आप, कन्नी डिप्या का इसका मतलब होता है मिरर मैट, मिरर मैट। ठीक है, तो केरला से है रिलेटेड।
चलिए अगला सवाल देखेंगे। रसोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य किस पर्वत श्रृंखला पर है? देखो राज्य से रिलेटेड आपसे अभी तक पूछे गए होंगे, लेकिन इस सवाल के अंदर आप लोगों से पूछ लिया गया कि ये जो आपका असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो बताइए कि कौन से माउंटेन रेंज पर लोकेटेड है। तो हुआ क्या, चर्चा में क्यों है? दिल्ली का जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है उसने क्या किया, उसने कहा कि भाई हम 45 मोशन बेस्ड कैमरा को क्या करेंगे, ट्रैप करेंगे अपने असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। क्यों? क्योंकि ये क्या करना चाहते हैं, मॉनिटर करना चाहते हैं और डेटा को कलेक्ट करना चाहते हैं जो कि किससे संबंधित है, वाइल्ड लाइफ से संबंधित है। और ये जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपको नजर आएगी अरावली हिल्स के एक्सटेंशन पर, जो कि आपके दिल्ली और हरियाणा वाले पार्ट तक एक्सटेंडेड नजर आता है। तो याद रखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि कोच राजवंशी समुदाय मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाया जाता है? द कोच राजवंशी कम्युनिटी इज प्राइमरली फाउंड इन विच रीजन ऑफ इंडिया? चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि असम की सरकार ने क्या किया है, विड्रॉ करने के लिए किया है। किससे? फॉरनर ट्रिब्यूनल जितने भी केसेस चल रहे थे इंडिजिनस कोच राजवंशी कम्युनिटी के अगेंस्ट, उनको विड्रॉ करने के लिए कहा है। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन भारत के अंदर पाई जाती है, जिसमें कि आपका पर्टिकुलर असम और आपका वेस्ट बंगाल आपको नजर आता है। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न वाला जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर, ये आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मित्र विभूषण से सम्मानित किया? अब इस सवाल को ये कहना कि ये इंपॉर्टेंट है, देखो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम कि सम्मान का नाम क्या है, मित्र विभूषण। यह हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है श्रीलंका का। तो उत्तर तो चलो अब आपको पता चल गया होगा, तो इसको इस तरीके से पूछ सकते हैं कि बताइए श्रीलंका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? तो वो कौन सा है, मित्र विभूषण। और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को श्रीलंका की सरकार के द्वारा जो इंडिया और श्रीलंका के पॉलिटिकल रिलेशंस हैं उसको स्ट्रेंथन करने के लिए और जो कल्चरल हेरिटेज है उसको देखते हुए प्रोवाइड किया गया। तो याद रखेंगे। अच्छा, कल को अगर ये पूछ ले कि ये जो इनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इसको कब स्थापित किया गया था श्रीलंका के अंदर, तो 2008 में इसको स्थापित किया गया था। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? इंपॉर्टेंट है, 2025 के अंदर होने जा रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 7th एडिशन है, ये भी याद रखिएगा। और इसका जो आयोजन कराया जा रहा है वो हमारे बिहार राज्य के अंदर कराया जा रहा है। अब आपसे अगर इसकी डेट पूछ ली जाए तो डेट कब अनाउंस हुई है, इसको 4 मार्च से 15 मई, सॉरी 4 मई से 15 मई के बीच में आयोजित किया जाएगा। और सेम मंथ में ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स का भी आयोजन कराएंगे। अब आपसे अगर पूछा जाए कि भाई ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स को कब इन्होंने लॉन्च किया था, तो 2018 को इसको लॉन्च किया गया था, सो दैट के जो स्पोर्ट्स का कल्चर है हमारे देश के अंदर उसको बूस्ट किया जा सके और जितने भी यंग टैलेंट हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके ओलंपिक्स को लेकर। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस संगठन ने हंसा 3 ट्रेनर विमान का डिजाइन और विकास किया? हंसा 3 ट्रेनर एयरक्राफ्ट को डिजाइन और डेवलप करने वाले ऑर्गेनाइजेशन का आपसे नाम पूछ रहे हैं। तो भाई साहब ये हमारे देश के अंदर स्वयं निर्मित है, यानी कि इंडिजिनसली इसको डेवलप किया गया है। और इसका जो एयर क्रू है उसको अप्रूव किया गया, इसके जो पायलट्स हैं उनको लाइसेंस दिया गया और इसको अब मैन्युफैक्चर किया जाएगा हमारे देश की प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर। तो हंसा 3 को याद रखिएगा, ये इंडिया का पहला इंडिजिनस फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जिसको डिजाइन किसने किया है, CSIR नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी बैंगलोर के द्वारा। इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। आयोनियन द्वीप जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, बताइए कि किस देश में लोकेटेड है, चर्चा में क्यों है? तो एक मेजर आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी हुई, खोज हुई, कहां पर, ग्रीस में। और ग्रीस के अंदर वो लोकेशन क्या है, लेफकाडा। क्या डिस्कवरी हुई, तो फर्स्ट एंशियंट ग्रीक थिएटर हुआ करता था इस
आयोनियन आइलैंड्स पर, उसको यहाँ पर डिस्कवर किया गया। इसीलिए आपका चर्चा में बन गया कि आयोनियन आइलैंड, जिसको हाल ही में चर्चाओं में देखा गया, क्यों? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल यानी कि पुरातात्विक खोज हुई। इन्होंने एंशियंट ग्रीक थिएटर को फाउंड किया यहाँ पर। इसको याद रखिएगा, ऐसे सवाल आप लोगों से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ता है। अगला ये पूछ रहे हैं कि किस राज्य के अंदर ये जो किस टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ लंबी पूंछन वाला वेल सांप फिर से खोजा गया है। अब आप लोग बोलोगे कि सर जी ये क्या हम इस तरीके के अलग अलग जो स्पीशीज हैं इनको दोबारा एक खोजेंगे तो हम इनको क्या याद रखेंगे क्या? यार एक लॉन्ग वाइन स्नेक है ये, और ये रेयरली पाए जाते हैं। इसको दुधवा टाइगर रिजर्व के अंदर डिस्कवर किया गया है। तो याद रखेंगे कहाँ पर है भैया दुधवा टाइगर रिजर्व। अगर चलो इसकी लोकेशन आप लोगों से पूछ ली जाए, भाई उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर इसको पहली बार देखा गया है, और पहली बार इसको देखा गया था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। अगर आपसे पूछ लो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो वह बिहार राज्य में है। तो इसको याद रखेंगे भाई। अगला सवाल है, माधवपुर घेड़ मेला हर साल किस राज्य के अंदर आयोजित किया जाता है? मेरे ख्याल से सभी लोग इसको आंसर कर देंगे। भाई ये गुजरात के अंदर आयोजित करा जाता है। ऐसे जो इम्पोर्टेंट फेयर्स फेस्टिवल्स जो भी चर्चा में आपके आते हैं उससे रिलेटेड आपकी चर्चा बनती है। तो ये क्या है ना, एक प्रकार से कल्चरल यूनिटी को बढ़ावा दे रहा है फेस्टिवल। किस किस के बीच में? जैसे जो वेस्टर्न पोर्शन है हमारे देश का और जो हमारे देश का नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन है, इनके बीच में एक यूनिटी का एक प्रकार से ये एडिशन कर रहा है। तो इसलिए इससे जो इम्पोर्टेंट फेयर्स वगैरह हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। गुजरात के अंदर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया और हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया था। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि वो जो उनका एक आइडिया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसका जिक्र करते हुए इसको लॉन्च करा गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नदी अंधापन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है जो किस एजेंट के कारण होता है? भैया बायोलॉजी और बायोडायवर्सिटी के अंदर अगर किसी भी प्रकार का आपको डिजीज सुनने मिल जाए तो प्लीज उसको याद रखिएगा। इन्होंने इसको नाम दिया है रिवर ब्लाइंडनेस, और ये पूछ रहे हैं कि ये कौन से एजेंट की वजह से होता है। तो जो हमारा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, यानी कि जेएसआई, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनके एक नए अध्ययन, एक नई स्टडी के अनुसार इन्होंने ना डीएनए को यूज किया। ठीक है, यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसको उन्होंने यूज किया बारकोड करने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि ये जो रिवर ब्लाइंडनेस आपका डिजीज है किस वजह से फैलता है। तो ये पैरासाइट यानी कि परजीवी की वजह से फैलता है, इसको आइडेंटिफाई इन्होंने किया है। तो याद रखोगे यार, ये ऐसे सवाल बनते हैं पेपर में आपके। अगला सवाल है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि आरआरबी को समेकित करने के लिए भारतीय सरकार द्वारा शुरू की गई नई नीति का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर डालोगे तो जो रीजनल रूरल बैंक्स को कंसोलिडेट करने के लिए भारतीय सरकार के द्वारा नई पॉलिसी लॉन्च करी गई है उसका नाम क्या है? तो भाई ये जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय, इन्होंने इस वन स्टेट वन रीजनल रूरल बैंक की पॉलिसी को लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? कि भाई जो आरआरबी की कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके, इनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। इसको लेकर इन्होंने इसको लॉन्च किया है। जो 15 आरआरबी हैं उनको अब ये क्या करेंगे, अलग अलग राज्यों के अंदर मर्ज करेंगे। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के अंदर 4 आरआरबी हैं, वो एक रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। फिर उत्तर प्रदेश वेस्ट बंगाल के अंदर भी आपके आरआरबी को ये करेंगे। तो इसको वन स्टेट वन आरआरबी के नाम से लॉन्च कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि हितेश गुलिया ने ब्राजील में विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में कौन सा पदक जीता? हितेश गुलिया वॉन विच मेडल एट द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025? तो भाई इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगर इनकी कैटेगरी आप लोगों से पूछ ली जाए तो 70 केजी की कैटेगरी के अंदर इस वर्ल्ड बॉक्सिंग कप के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ब्राजील के अंदर इसका आयोजन कराया गया था, ये भी याद रखिएगा अगर ये आपसे कल को पूछ लें तो। अच्छा इवेंट है, गोल्ड मेडल जीत रहा है अपना आदमी। नाम क्या है? हितेश गुलिया। हो सकता है नाम ही पूछ लें
तो नाम भी याद रखना है। या फिर ये हो सकता है ये भी पूछ लें कि हितेश गुलिया हाल ही में आपके चर्चा में रहे, बताइए कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है, तो आप उसमें क्या आंसर करेंगे? आप उसमें बॉक्सिंग आंसर कर देंगे। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं, पोषण पखवाड़ा पहल को लागू करने वाले नोडल मंत्रालय का नाम बताइए। तो हुआ क्या, लोकसभा के अंदर एक बिल को पास किया गया। क्यों पास किया गया? कि ये क्या करेंगे, इस त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी को स्थापित करेंगे। कहां पर स्थापित करेंगे? गुजरात में स्थापित करेंगे। समझ रहे हो आप? तो मैंने आप लोगों से क्या पूछा? मैंने आपसे पूछा कि भाई कौन सी वो नोडल मिनिस्ट्री है जो कि इस पोषण पखवाड़ा इनिशिएटिव को क्या करती है, लॉन्च करती है। अब मैंने यहाँ पर आप लोगों को ये आंसर क्या बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ कौन करती है यार, इसका मेरे ख्याल से इसमें कंफ्यूजन है यार थोड़ा सा ना। इसको आप एक बार ना स्किप कीजिए, इसको मैं एक बार के लिए स्किप करता हूँ, इस पर बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं, किस देश ने 3.2 मीटर एपर्चर्स वाला रेडियो और मिलीमीटर वेब टेलीस्कोप थ्री गॉर्जेस अंटार्कटिक आई को लॉन्च किया है? तो यार ऐसे सवाल बनते हैं, ये एक तरीके से आपके जो साइंस एंड टेक के अंदर बड़े बड़े डेवलपमेंट्स होते हैं उसको लेकर ये आपका एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है। नाम हमने जान लिया, चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है यार, ठीक है। इसका नाम याद रखिएगा। इसको उन्होंने कहाँ पर लॉन्च कराया है? अंटार्कटिका के अंदर इसको लॉन्च कराया है, जिसके अंदर जो इंटरस्टेलर गैस हैं जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, आपका अमोनिया हो गया, इसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, सो दैट के ये स्टार फॉर्मेशन को क्या कर पाए, एक्सप्लोर कर पाए। तो चाइना ने लॉन्च किया इसको। अगला सवाल है, किस राज्य ने अप्रैल 2025 में 2000 साल पुराने मेगालिथ अवशेषों की खोज की सूचना दी है? इंपॉर्टेंट है यार ये, किसी भी प्रकार की अगर डिस्कवरी होती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये 2000 ईयर ओल्ड मेगालिथिक रिलिक्स हैं, जिसको खोज कराई गई, कहां से कहां पर करी गई? कर्ना आपके केरला राज्य के अंदर। तो मेगालिथिक पीरियड से इनका संबंध है और केरला राज्य के अंदर इनको पाया गया है। मेगालिथिक होते क्या है, आधे लोगों को थोड़ा सा इसी में दिक्कत होती है। मेगालिथिक या फिर मेगालिथ होते क्या है, ये लार्ज स्टोन होते थे जिनको ना लोग यूज करते थे अपने प्री हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स को बनाने के लिए, या तो खुद या फिर किसी दूसरे स्टोन्स की मदद से। तो एक केरला राज्य के अंदर डिस्कवरी हुई है, इस पर आधारित सवाल था। अगला सवाल है, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 4 किस अंतरिक्ष संगठन के द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष अनुसंधान मंच है? मुझे नहीं लगता कोई भी इसको आंसर करने में समय लेगा, तो इसका नाम है भाई पोयम, पोयम 4 चर्चा में है, या फिर इसको आप PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 4 के नाम से जान रहे हैं। तो इसने क्या किया ना, ये री एंटर हो गया, री एंटर हुआ हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर और उसके बाद ये जाकर गिर गया कहां पर, इंडियन ओशियन में। तो इसको इसरो ट्रैक कर रहा था, एक स्पेस रिसर्च प्लेटफॉर्म था जिसको इसरो के द्वारा डेवलप किया गया था। यहाँ पर 4 स्टेजेस PSLV के रॉकेट के ऑर्बिट कराने के लिए इस लैब को यूज करा जाता था। तो ये इसरो के द्वारा आपका डिजाइन करा गया था, चर्चा में था, इसके लिए आपका ये सवाल बन गया। अगला सवाल है, माउंट पनलाओन जो खबरों में रहा किस देश के अंदर लोकेटेड है? हुआ क्या? ये पहली चीज फिलीपींस के अंदर लोकेटेड है, एक स्ट्रेटो वोल्केनो है जो कि मतलब एक प्रकार से अभी विस्फोट हुआ इसके अंदर, और बहुत बड़ा जो राख का गुब्बारा था वो देखने के लिए मिला। तो याद रखिएगा, ऐसे जो आपके इंपॉर्टेंट ऐसे माउंटेन्स वगैरह होते हैं या फिर आपके ऐसे वोल्केनोज होते हैं जो इरप्ट होते हैं, उनकी लोकेशन आप लोगों से पूछ ली जाती है। तो नाम याद रखिएगा, माउंट पल्लाउन। तो यार ये था आपका डिस्कशन इस अप्रैल मंथ के वीक नंबर 2 का। आई होप ये सेशन आपको फायदेमंद लगा होगा। इसी तरीके से हमारे पीछे के जितने भी वीक्स हैं उनके डिस्कशन को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट ओपन करके आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो बिल्कुल भी नहीं शर्माना है इस वीडियो को लाइक करने में। इस एप्लीकेशन Edu24 को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा, क्योंकि इस पर आपकी तैयारी के लिए बहुत सारा कंटेंट मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर नजर आने वाला ये आज तक के पूछे गए GK GS के क्वेश्चंस के कलेक्शन का कंप्लीट किरण का कोर्स, कंप्लीट इंग्लिश, ऐसे ही आगे आने वाले समय में मैथ और रीजनिंग के कोर्स भी इस पर आपको नजर आएंगे।
ये मेरे 4 कोर्सेज कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट मैथ और कंप्लीट रीजनिंग, कंप्लीट जीएस आप कवर कर सकते हैं इन 4 कोर्सेज से जुड़कर। हर एसएससी एग्जाम की टेस्ट सीरीज और रेलवे एग्जाम की टेस्ट सीरीज आपको मेरे प्लेटफॉर्म पर मिलती हैं, तो ये आप जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। चलिए फिर मिला जाएगा आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।